नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत पगल आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों से पहले हम लोग काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक मैं लगभग डिस्कस कर चुका हूं। आप सभी तक वीडियोस पहुंच चुकी होंगी। आज की इस क्लास में हम लोग एडवांस मैथ का एक टॉपिक पढ़ने वाले, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के अंदर भी सबसे ज़्यादा पार्ट जो ज्योमेट्री का कवर करता है वो करता है आपका ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। ट्राइंगल ज्योमेट्री का पोर्शन होता है। ज्योमेट्री एडवांस मैथ के अंदर आती है। एडवांस मैथ सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में पहले आता था, एसएससी रेलवे के अंदर। अभी भी एडवांस मैथ सेंट्रल लेवल के अंदर काफ़ी अच्छे स्कोर पर आता है, पर अब 2-3 सालों से स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अंदर भी एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। और उनमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्योमेट्री के ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आज के हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल के बेसिक पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक्स आपके आगे जाकर के भी काम आएंगे। जब मैं नेक्स्ट क्लासेस लूँगा ज्योमेट्री की, तो उसमें ट्राइंगल के और भी सारे बेसिक पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आप लोग सभी कर पाएंगे। तो आज की इस क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक ट्राइंगल की पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा, जिससे कि आपको पता पड़े ट्राइंगल के बेसिक्स क्या होते हैं। फिर जब एग्जाम में थ्योरी बेस्ड या कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आज की क्लास लेने के बाद उन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें, जिससे कि आप जैसे प्रतिभावान छात्र सारे वीडियोज़ देख पाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, कोई कॉस्ट आपसे ली नहीं जा रही है। तो हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को शेयर या लाइक कर सकते हैं। लाइक करें ना करें, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी तक एडवांस मैथ का जो फोबिया उनके माइंड में बैठा हुआ है कि हम तो भाई एडवांस मैथ पढ़ के नहीं जाने वाले हैं, हम केवल अर्थमेटिक करके आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अर्थमेटिक काफ़ी सिंपल होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की अर्थमेटिक पे पकड़ होती है। तो जिन स्टूडेंट्स की अर्थमेटिक पे पकड़ है और आप भी केवल वही पोर्शन पढ़ के जा रहे हैं, तो आप लोग बाकी स्टूडेंट से अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। वो हम लोग कब करेंगे, जब बाकी स्टूडेंट जिस चीज़ को छोड़कर जा रहे हैं, जिस चीज़ को स्किप करके जा रहे हैं, हम लोग उस पर अपनी पकड़ बनाना शुरू करें। वो होती है एडवांस मैथ। तो अभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन स्टेट लेवल में आना शुरू हुए हैं। हो सकता है आगे चल के अर्थमेटिक के जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही एडवांस मैथ के आपको देखने को मिले, या फिर इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि एडवांस मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ाने के लिए एग्जामिनर्स ऐसा कर सकते हैं अगर उन्हें कट ऑफ डाउन करनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक स्टार्टिंग से इसलिए देखना क्योंकि हो सकता है आप लोग स्किप कर दें या वीडियो में आगे बढ़ जाएं तो कोई भी पोर्शन आपका छूट जाए। और हर एक लिंकिंग होगी ज्योमेट्री में। जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो आज वाली बातें कल काम आ सकती हैं, कल वाली बातें पता नहीं किस दिन काम में आए, या फिर आज की जो वीडियो है वो हो सकता है 7वें या 8वें लेक्चर में काम में आए। तो हर चीज़ लिंकिंग के थ्रू होगी, तो कोई भी चीज़ हमें स्किप नहीं करनी है। तो मैं स्टार्ट करूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कॉपी पेन लेके बैठेगा, क्योंकि ज्योमेट्री है। आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पर भी आएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, हमें ट्राइंगल के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। इतनी बातें सभी को पता होंगी कि ट्राइंगल क्या होता है। सर, ट्राइंगल कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कोई भी ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 साइड होती हैं, यानी 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, आपकी त्रिभुज कहलाती है, ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अगर 3 साइड है, अगर 3 भुजाएं हैं, तो ये बात भी फिक्स है कि फिर 3 शीट्स होंगे, जिन्हें हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर साइड्स कितनी है, 3। ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स यानी शीट्स भी कितने, 3। तो सर ये भी बता दो कि ट्राइंगल के अंदर एंगल्स भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिन्हें मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितने एंगल्स होंगे, एंगल भी आपके 3 होंगे, शीट्स कितने हैं, 3 होंगे, वर्टेक्स कितने हैं, 3 है, भुजाएं कितनी है, 3 है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल के अंदर एंगल्स 3 होते हैं, तो आपको ये वाली बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ये बात बचपन से याद करते आए कि त्रिभुज के सभी अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। पर ये बात बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। क्योंकि आज तक हम लोगों ने खुद से कभी क्वेश्चन नहीं किया। बचपन में बुक्स के अंदर लिखा हुआ था, टीचर्स ने पढ़ाया, हमने रट लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करेंगे तो डिग्री कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। पर क्यों आएगा, उसका रीजन भी आपको आज की क्लास में पता लग जाएगा। ठीक है, तो बातों को सुनते हुए जाइएगा। अच्छा, एक बात और, कोई भी सीधी लाइन, कोई भी अगर आपको सीधी लाइन दी हुई है, वो लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात समझ लेना, कोई भी सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। एक एग्जांपल समझते हैं इस चीज़ का। यानी कि मान लीजिए आपको ये लाइन दी हुई है और इस तरीके से कोई डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री, ये मैंने आपको एंगल दे दिया 80 डिग्री। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये वाला एंगल कितना है, जिसको मैंने थीटा मान रखा है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप वर्बली आंसर निकाल सकते हो इस चीज़ का। क्यों, क्योंकि ये छोटी सी बात हम सभी को पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है।
तो सर ये तीनों पार्ट मिलकर के 180 होने चाहिए। अब यहाँ देखिए मुझे क्या क्या पता है सर, ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 80 और 30 कितना हो गया आपका 110 हो गया। तो सर अगर ये 110 हो गया तो बाकी का जो थीटा बचा हुआ है वो जुड़ करके 180 होना चाहिए, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, पर कॉन्सेप्ट तो हमें पता होना चाहिए कि सीधी लाइन अगर 180 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये बातें क्वेश्चंस में आपको कैसे काम में लेनी है। बात आई समझ। इन तीनों का एडिशन 180 आना चाहिए, दो का एडिशन 110 आ गया, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट कितना बच जाएगा, तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट कितना बचेगा जल्दी बताओ, 70 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है और इस तरीके से डिवीजन दिए हुए हैं, 2x माइनस 10 डिग्री, x प्लस 40 डिग्री, और यहां दिया हुआ है भाई 3x माइनस 20 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। जल्दी से फटाफट से आंसर निकालो, x का मान कितना आएगा। तरीका आपको पता है, क्या मेथड मैंने बताया है कि जितने भी पार्ट हो रहे हैं, अभी 3 पार्ट हो रहे हैं तो तीनों का सम कर दीजिएगा, 2 पार्ट हो रहे हैं दोनों का सम कर दीजिएगा, 4 पार्ट हो रहे हैं चारों का सम कर दीजिएगा। फटाफट से सम करते हैं सर, जोड़ने पे कितना आएगा देखिए, 3x और x कितना आ गया 4x, 4x और 2x कितना आ गया, ये 6x आ गया। अच्छा डिग्री में कितना बचा हुआ है फटाफट ध्यान दीजिएगा, माइनस का 20 और माइनस का 10, माइनस का 30 पर प्लस का 40 है, तो 40 में से 30 माइनस होगा तो प्लस का 10 डिग्री आएगा, और सामने कितना आने वाला है बताइए, 180 आएगा नहीं आएगा। क्यों आएगा 180, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 का एंगल बनाती है। तो यहां से अगर मैं x निकालना चाहूं तो 6x आ जाएगा आपका 180 माइनस 10, 180 माइनस 10 यानी कि 170 डिग्री। अब 6 का डिवाइड लगाते रहना, x की वैल्यू आ जाएगी 170/6, ये x का मान आ जाएगा। समझ में आई बात। एक छोटी सी बात थी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसके ऊपर ज्योमेट्री के अंदर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा जब प्रैक्टिस सेट 1 लाया जाएगा, उससे पहले पूरा फोकस थ्योरी पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग तो सर ये जानना चाह रहे थे कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 क्यों होता है। तो चलो सुनो भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा। ये भुजा आपको बीसी दी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बीसी भुजा के समानांतर, समानांतर बोलते हैं पैरेलल को, इस बीसी भुजा के समानांतर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जिसे मैं बोल रहा हूं पी क्यू। मैंने क्या किया, भुजा बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जिसे बोलते हैं पी क्यू। अब समानांतर लाइनें क्या होती हैं सर, ये भी सुन लीजिए भाई। कोई भी दो लाइनें अगर समानांतर हैं, पैरेलल है, तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। कोई भी दो लाइनें अगर समानांतर है तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि उन लाइनों को आगे बढ़ाने पर या फिर पीछे खींचने पर उन लाइनों को आपस में मिलाना पॉसिबल नहीं है। ये रेखाएं कभी नहीं मिलती। तो समानांतर रेखाओं की दो डेफिनेशन होती हैं, ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर या पीछे ड्रॉ करने पर आपस में कभी एक दूसरे को ना काटें, ना मिले एक दूसरे से, या फिर जिनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, सेम रहे। तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, समानांतर रेखा कहलाती है, पैरेलल लाइन कहलाती है। आई बात समझ। तो मैंने क्या किया, बीसी के समानांतर कौन सी लाइन खींची है, बीसी के समानांतर एक पैरेलल लाइन खींची है पीक्यू के नाम से। तो पीक्यू और बीसी के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा खींचने का मकसद क्या है ये भी सुनिएगा, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया। कभी भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एक आकृति बनती है जेड शेप की, उनके बीच में एक आकृति बनती है जेड शेप की। ये जेड शेप आप सभी को दिखाई दे रहा है क्या, बन रहा है जेड। ये जेड शेप की जो आकृति होती है ये केवल तभी बनेगी जब दो लाइनें आपस में पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। ठीक है। अच्छा इस जेड शेप में ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स आपस में हमेशा बराबर होते हैं। इन एंगल्स को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। एंगल्स के बारे में जब बताया जाएगा तब मैं अच्छे से डीप में बताऊंगा, पर अभी हम लोग जो जान रहे हैं उसके लिए इतना इनफ है कि किसी भी जेड वाली आकृति में जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो सर आप सीधे सीधे बोल दो ना कि ये एंगल बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना समझदार आप सभी, दोनों एंगल सेम हो गए। अच्छा सर जहां पर इस तरीके से जेड बन रहा है तो एक जेड तो मुझे और भी दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो फटाफट से। क्या आपको ये वाली आकृति जेड नुमा नहीं दिखाई दे रही भाई, ये वाली शेप भी तो जेड है ना, ये उल्टा जेड है तो क्या हुआ, जेड तो जेड होता है। अच्छा सर अगर जेड है तो ये वाला एंगल
फिर इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये भी क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ये भी एकांतर कोण कहलाएंगे। ये भी एंगल्स बराबर है आपस में। चलिए ये एंगल्स बराबर है, इसका मतलब ये अगर सी है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हो जाएगा सी। चलो फिर आगे सुनो भाई, मेन बात पे आते हैं हम लोग सभी। ये एंगल ए पहले से दिया हुआ है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी रेखा है, आप ही के सामने ड्रॉ किया है मैंने। तो ये अगर एक सीधी रेखा है तो इसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सभी का सम कितना आएगा, 180 आएगा। एक क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो फिर कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल तीनों मिलकर के 180 आने चाहिए। जोड़ देते हैं, ये एंगल ए है, इसके अलावा और कौन कौन से एंगल है, ये एंगल बी हो गया, और कौन सा एंगल है, ये एंगल सी हो गया। तो तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। यही लॉजिक है, यही रीजन है, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहाँ तक की बातें समझ में आई। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री आएगा। कभी नहीं पूछा जाएगा क्यों होता है, पर आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बातें आपको बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर, मेन प्रॉपर्टीज पर, कि ट्राइंगल के बारे में मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलो सुनो, ये ट्राइंगल मैंने फिर से मान लिया एबीसी। एबीसी सभी का फेवरेट होता है, इसलिए सब लोग ना ट्राइंगल का नाम एबीसी ही मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इस ट्राइंगल में 3 साइड है जो दिखी गई है, उनका नाम मान लेते हैं कुछ। एंगल ए के सामने वाली साइड को मैंने मान लिया स्मॉल ए। मैंने बताया था ना कुछ यूनिवर्सल नोटेशंस होते हैं, तो ये यूनिवर्सल नोटेशन चल रहे हैं कि कैपिटल ए के सामने वाली साइड को आप स्मॉल ए मान लें अपनी मर्जी से, ठीक है। अच्छा कुछ और मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बातें समझ में आएंगी। बी के सामने वाली भुजा को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल बी मान लिया। और सी के सामने वाली भुजा को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल सी की सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल सी मान लिया। तो ए बी सी क्या हो गई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं होगी। उनकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 9 11 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, ए बी सी मान लिया। अब सबसे पहली बात आती है ट्राइंगल का पैरामीटर। ट्राइंगल का पैरामीटर, उसका परिमाप। परिमाप क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। पैरामीटर किसी भी आकृति का क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि किसी भी आकृति का पैरामीटर उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। किसी भी आकृति का जो परिमाप होगा उसकी सभी भुजाओं को जोड़ने पर जो भी मिलेगा वो उसका पैरामीटर कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। जब मैं आपसे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की बात करूंगा तो वहाँ 4 साइड होंगी, तो चारों भुजाओं का योग कहलाएगा परिमाप। अभी किसकी बात चल रही है सर, ट्राइंगल की बात चल रही है, तो ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं कौन कौन सी, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, ये क्या कहलाएगा, आपका परिमाप कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर एक वर्ड और पढ़ लीजिए आप लोग, अर्ध परिमाप। ये सारी बातें काम में आएंगी आगे चल करके। तो आप लोग ये समझते हैं कि सारी चीजें सिंपल है, तो बिल्कुल बेशक सिंपल है, पर ये नोटेशंस काम आने वाला है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस सेमी पैरामीटर। तो अर्ध परिमाप क्या कहलाएगा, परिमाप का आधा। परिमाप कितना था सर, ए प्लस बी प्लस सी, तो अर्ध परिमाप कितना कहलाएगा फिर, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये आपका सेमी पैरामीटर हो गया, स्मॉल एस। तो डायरेक्टली अगर एग्जाम में पूछे कि स्मॉल एस बताओ, तो स्मॉल एस का रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, फिर अर्ध परिमाप के लिए। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये तो बात हो गई पैरामीटर की और सेमी पैरामीटर की। अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल। अगर मुझे किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड पता है जिन्हें मैं ए बी सी मान रहा हूं और मुझे उसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, हीरोज का फॉर्मूला। हीरोज का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, स्मॉल एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी का होल रूट। ये फॉर्मूला होता ही नहीं होता ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है। क्या फॉर्मूला, ध्यान से पढ़ें, रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि काफी बार बता चुका हूं। ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं। और स्मॉल एस क्या होगा, आपका अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। कैसे मिलेगा, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम करें, उसका हाफ कर दें, आपको सेमी पैरामीटर मिल जाएगा। समझ में आया। तो ट्राइंगल की 3 साइड देकर के आप एरिया भी निकाल सकते हो, पैरामीटर भी निकाल सकते हो, सेमी पैरामीटर भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार। देखिए ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी। इस ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई हैं, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, और मैंने दिया 13 सेंटीमीटर। आप लोग एक काम करिए, फटाफट से इसका एरिया निकाल के बताओ, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से इसका एरिया निकाले हैं। 3 साइड आपको दी गई है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे करेंगे, पहले स्मॉल एस निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है, पर डायरेक्ट करने से पहले हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है पहले उसका यूज करेंगे। स्मॉल एस कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब तीनों भुजाओं का सम, 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2। करते हैं फटाफट से, कितना आ रहा है स्मॉल एस देखिए, 5 और 12 कितना आएगा, 17 आएगा, बिल्कुल आएगा। 12 और 5 17 होते हैं, 17 और 13 कितना आ गया, 30 आ गया। 30 का आधा कितना आ गया, 15। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर आ रहा है। क्यों निकाला था, क्योंकि सर एरिया पूछा है आपने, एरिया निकालने के लिए तो स्मॉल एस काम में लेना ही पड़ेगा। तो देखिए एरिया कितना आएगा, फिर एरिया को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करूंगा। एरिया आएगा आपका रूट एस, एस का मतलब 15, एस माइनस ए, एस माइनस ए, किसी को भी ए मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसको ए मान लिया। 15 में से 5 गया आपका 10 आ गया। अच्छा एस माइनस बी, 15 में से 12 गया आपका 3 आ गया। एस माइनस सी, 15 में से 13 गया, 2 बचा हुआ है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब देखिए डेल्टा कितना आने वाला है, फटाफट देखें, बड़ी संख्या हो गई, चलो गुणा करके देख लेते एक बार। 15 इंटू 10 150 आ गया, 150 इंटू 3 450 आ गया, 450 का डबल 900 होता है। 900 का रूट कितना आएगा बताओ, किसका स्क्वायर है, 900 बहुत सिंपल सा नंबर है, 30 का है। तो एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक ये जो नोटेशंस होते हैं इनका भी ध्यान रखिएगा, जो इकाइयाँ बोलते हैं यूनिट। पैरामीटर जो होता है, सेमी पैरामीटर या पैरामीटर या कोई भी भुजा, वो आती है आपकी सेंटीमीटर या मीटर में, यानी कि पावर सिंपल होगी, कुछ भी नहीं आएगा। पर अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया में हमेशा स्क्वायर वाला नंबर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो, ठीक है। या फिर हिंदी में उसे हम लोग वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो ये बातें भी ध्यान रखें। हो सकता है ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ही ऑप्शन आपको दे दे 30 सेंटीमीटर और आप लोग 30 देखते उसको आंसर ला के आ जाओ, पर 30 सेंटीमीटर आंसर नहीं आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलतियाँ कर चुके हैं, फिर वो पूछते हैं कि सर हम लोगों ने आंसर सही लगाया, आंसर गलत क्यों आया। उनका ध्यान यूनिट्स पर नहीं रहता, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों से गलतियाँ हो, ठीक है। तो ट्राइंगल के बारे में इतना समझ गए हम लोग कि ट्राइंगल का पैरामीटर निकाल सकते हैं, सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं, और ट्राइंगल का एरिया भी पता कर सकते हैं अगर तीनों साइड्स पता है तो, ठीक है। चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और करेंगे, उससे पहले एक बात और सुनिएगा। अच्छा मुझे इतना बताइए, क्या त्रिभुज किन्हीं भी 3 भुजाओं से बनाया जा सकता है क्या? किन्हीं भी 3 भुजाओं का मतलब मैं आपको कोई भी साइड दे दूं, अपने मन से कोई भी 3 नंबर दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि ट्राइंगल बनाओ, तो क्या बन जाएगा? सर डेफिनेशन तो यही होती है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति ट्राइंगल कहलाती है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए 3 साइड्स की आवश्यकता जरूर होती है, पर वो 3 साइड्स के बीच में कोई रिलेशन होता है। ऐसा नहीं कि मैंने मन से आपको कोई भी 3 नंबर बोल दिए और आप ट्राइंगल बना देंगे, ऐसा नहीं है। इन तीनों साइड्स के बीच में ना आपस में कोई रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 आप लोग ध्यान रखें, ट्राइंगल कब बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। पहली कंडीशन ये है कि ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, आप कोई भी 2 साइड का योग करें, मैंने मान लीजिए ए और बी को जोड़ा, तो इनका जो एडिशन आएगा, इनका जो योगफल आएगा, वो तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। इस बात को नोट कर लेना, लिखना चाहे तो, कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो सर 2 साइड तो मैं बी और सी भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा भाई बी प्लस सी। बी प्लस सी किससे बड़ा होगा, फिर ए से बड़ा होगा, ए बचा हुआ है। सर साइड में ए और सी भी ले सकता हूँ, बिल्कुल लीजिए आप लोग। साइड अगर मैं ए और सी लूंगा तो ए प्लस सी किससे बड़ा हो जाएगा, बी से बड़ा हो जाएगा। तो ये बात हमेशा अपने माइंड में सेट कर लेना, माइंड में बिठा लेना कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा इसी का एक सेकेंड अल्टरनेट भी है, इसी नेम को दूसरे तरीके से और पढ़ा जाता है। किस तरीके से पढ़ा जाता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर, मैंने मान लीजिए ए और बी का डिफरेंस लिया, तो ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। आपको याद कैसे रखना है, सर एडिशन मतलब कि कोई ना कोई ज्यादा क्वांटिटी है, प्लस का मतलब हमेशा ज्यादा वाली चीज होती है। तो एडिशन हमेशा बड़ा होता है, योग हमेशा ज्यादा आएगा और अंतर हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। तो ए माइनस बी छोटा होगा सी से। अच्छा सर अगर मैं बी और सी का अंतर लूँ तो बिल्कुल बेशक ले सकते हैं, तो बी और सी का जो अंतर है वो ए से छोटा हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंस लूँ सी और ए का, तो सी और ए का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, बी से छोटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 भुजाओं का एडिशन सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है और 2 भुजाओं का जो डिफरेंस आएगा सदैव तीसरी भुजा से छोटा होगा। ये बात क्वेश्चंस में कैसे काम में लेंगे ये भी आज ही की क्लास में आपको मैं बता दूंगा। नियम याद हुआ,
कि सर प्लस तो हमेशा ज़्यादा आएगा और डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, तभी ट्राइंगल बन सकता है, अदरवाइज ट्राइंगल कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात सुनिएगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते रहते हैं। देखिए मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बताना है 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कभी भी ट्राइंगल नहीं बना सकता, जो कभी भी ट्राइंगल नहीं बना सकता। ये 4 में से कौन सा ऑप्शन है बताइएगा फटाफट से। सब में 3-3 का सेट दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कभी भी त्रिभुज बन ही नहीं सकता। तो मैंने क्या बताया था, एडिशन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा छोटा होना चाहिए। ट्राई करते हैं हम लोग पहले ऑप्शन से। 8 और 15 कितने होते हैं भाई, 23 होते हैं। 23 बड़ा आ रहा है 17 से, अच्छी बात है, फॉलो हो रहा है। 15 और 17 जब मैं जोड़ूंगा तो 8 से तो बड़ा ही आएगा। 17 और 8 को जोड़ूंगा तो 15 से बड़ा आएगा। 17 और 8 कितने होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जोड़ो। 17 और 8 कितने होते हैं, 17 और 8 25 होते हैं सर। किससे बड़े हैं, 15 से बड़े। इसका मतलब एडिशन वाला रूल फॉलो हो रहा है। अच्छा एक बात ध्यान रखें, चाहे एडिशन वाला रूल फॉलो हो चाहे डिफरेंस वाला, ऐसा कभी नहीं होगा कि एडिशन वाला फॉलो हो रहा है पर डिफरेंस वाला नहीं हो रहा। दोनों रूल ऑटोमेटिकली फॉलो होंगे। तो आप ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। हाँ भाई इससे तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा, ये ट्राइंगल को नोट करता है। अच्छा दूसरा ऑप्शन देखें फटाफट से। 7 और 24 का एडिशन 25 से बड़ा आएगा। 24 और 25 का एडिशन तो 7 से बहुत ज्यादा आएगा। 25 और 7 का एडिशन भी 24 से बड़ा आएगा। इसका मतलब एडिशन बड़ा ही तो आना चाहिए, ये भी ट्राइंगल बना सकता है। अच्छा एक बार चौथे ऑप्शन को देखो फटाफट से, मुझे पता है तीसरा आंसर आने वाला है, आपको पता लग गया होगा तो सबसे लास्ट में चेक करेंगे। चौथे ऑप्शन को देखें, 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है। 13 से बड़ा आ रहा है। 13 और 12 भी 5 से बड़ा आएगा। 13 और 5 भी 12 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये भी क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 13 से बड़ा आ रहा है। अच्छा ये भी ट्राइंगल बन गया। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, इसमें चेंजेस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा मैंने ले लिया यहाँ पर 17। अब देखो फटाफट से, ठीक है, हो सकता है चारों ट्राइंगल बने, वो कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 6 कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। 14 जो है 17 से छोटा आ गया, जबकि मैंने क्या बताया था, एडिशन हमेशा बड़ा आएगा, डिफरेंस हमेशा छोटा आएगा। इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ अलाउ नहीं हो रही है, ये चीज़ पास नहीं हो रही है। तो सी जो है वो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सी से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो 6, 8, 17 कभी भी ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं करने वाला। तो ये वाली बातें आपको समझ में आई। इस तरीके से हम 3 साइड देखकर पता लगा सकते हैं कि वेदर दीज साइड्स रिप्रेजेंट द ट्राइंगल और नॉट। ये भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सुनिएगा सभी, देखिए एक त्रिभुज की आपको 3 भुजाएं दी गई हैं, 5, 12 और तीसरी साइड है x। ये 3 आपको भुजाएं दी गई हैं। आपको मुझे बताना है कि x के कितने मान संभव है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। x के कितने मान संभव है जिनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है, जिनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि कितने ट्राइंगल्स बनाना पॉसिबल है, कितने ट्राइंगल्स बनाना पॉसिबल है। अगर आपको ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, 5, 12 एक्स के नाम से नंबर दिए हुए हैं, तो कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज आप बना सकते हो एक्स को लेकर के। तो फटाफट से आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ये क्वेश्चन हालांकि 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी ट्राई करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा, कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। सोचिए, जो अभी नियम मैंने बताया है कि एडिशन बड़ा होता है, डिफरेंस छोटा होता है, वही नियम यहाँ पर एप्लीकेबल है। ट्राई करो फटाफट से। कितनी वैल्यू जाएंगी एक्स की कि ट्राइंगल पॉसिबल है। चलिए मैं बताता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। सुनिए, ट्राइंगल कब बनता है, ट्राइंगल तब बनता है सर जब 2 भुजाओं का एडिशन तीसरी भुजा से बड़ा है। तो 12 और 5 कितना आएगा, 17 आएगा। 17 एक्स से बड़ा होना चाहिए, यही वाली बात है। 17 जो है एक्स से बड़ा होना चाहिए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर एक्स 17 से छोटा होना चाहिए। दोनों बातें सेम है भाई। एडिशन जो है वो एक्स से बड़ा आना चाहिए। 17 आ रहा है, 17 एक्स से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एक्स
17 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अच्छा, अंतर के बारे में क्या पता है कि सर दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो 12 और 5 का डिफरेंस बताना कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 x से छोटा है, यानी कि जो x है वो आपका 7 से बड़ा है, x का मान 7 से बड़ा है और 17 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो मुझे बताना कितने मान ऐसे पॉसिबल है। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, इसमें x जो है इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। ये बात भी आपको अच्छे से क्वेश्चन में दी जाएगी, इंटीजर है, क्योंकि पॉइंट्स वाली वैल्यू अगर मैं लेके चलूंगा तो इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा, अनंत आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, x का मान सर 7 से तो बड़ा होना चाहिए और 17 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 7 से बड़ा कौन कौन से नंबर आते हैं इंटीजर में, पूर्णांकों में? सर 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15 और एक 16, यही मान आ सकते हैं। 17 तो ले नहीं सकता ना, 17 होते ट्राइंगल बनना बंद हो जाएगा। 17 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। कितने नंबर है देखिए, 3 और 3 6 और 3 9। तो आंसर कितना आ गया भाई इसका, 9 आ गया। आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। तो कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं, 9 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। और आपको काउंट करना है तो काउंट डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सर x का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, 17 से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब 17 और 7 का अंतर कितना है, जल्दी बताओ। 17 7 का अंतर सर 10 है, तो अंतर में से 1 माइनस कर दो, वो आपका आंसर आ गया। इसे बोलते हैं रेंज, इसे हम लोग रेंज कह सकते हैं कि x जो है वो 7 से लेकर 17 के बीच में लाई करेगा। इन सब बातों को समझते हुए चलेगा, क्योंकि पेपर का लेवल अगर अच्छा बनेगा तो ऐसे क्वेश्चंस देखे गए और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जरूरी नहीं आए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। तो x की कितने वैल्यू पॉसिबल है, 9 वैल्यू पॉसिबल है, ये भी सारी। तो ट्राइंगल भी कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। कैसे बनेंगे ट्राइंगल 9? एक तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये एक ट्राइंगल हो गया। एक ट्राइंगल ये भी हो सकता है 5, 12 और 9, फिर 5, 12 और 10। इसी तरीके से सारी की सारी साइड लेते चलिएगा, अलग अलग ट्राइंगल आपको मिलते चलेंगे। तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, 9 ट्राइंगल पॉसिबल है। और क्वेश्चन करें 2-3, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आंसर बताना कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, 5, 12 वाले में आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। नेक्स्ट देखें, और मुझे आपको देता हूं मैं, 10 दिया हुआ है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, इस कॉम्बिनेशन से कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, जल्दी से पलक झपकते आंसर आना चाहिए आपका। पहले रेंज पता लगाओ। रेंज कैसे पता लगाएंगे सर, एडिशन कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, तो x 34 से तो छोटा होगा, x जो है 34 से तो क्या होगा, छोटा होगा। या फिर मैं ये बोलता हूं कि योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, या फिर तीसरी भुजा योग से छोटी होनी चाहिए, दोनों बातें सेम है। अच्छा, अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है सर 10 और 24 का 14 आएगा। इसका मतलब x 14 से तो बड़ा होगा और 34 से क्या होगा, छोटा होगा। अब काउंट करने नहीं बैठूंगा मैं, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो x के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, मैंने आपको बताया था इन दोनों का डिफरेंस लें, तो 34 और 14 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो जो भी डिफरेंस आएगा उसमें से 1 माइनस कर दें, 19 आपका आंसर आ गया। जो भी डिफरेंस आएगा उसमें से 1 माइनस कर दें, 19। तो 19 मान पॉसिबल है x के, तो x के अगर 19 वैल्यू पॉसिबल है तो ट्राइंगल भी कितने बनेंगे, फिर ट्राइंगल भी आपके 19 बन जाएंगे। 19 त्रिभुज बनाना संभव होगा। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया किस तरीके से प्रॉपर्टी काम में आ रही है कि ट्राइंगल की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और ट्राइंगल की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, सदैव छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी एक बार कर पाएंगे क्या? चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है। अभी भी एक क्वेश्चन किया था 5, 12 x का किया था, जहां पर आंसर कितना आया था जल्दी बताओ, कितने ट्राइंगल आए थे, 9 ट्राइंगल आए थे। अभी आप ही के सामने क्वेश्चन किया है 10, 24 x का, 24 और x का। अच्छा, इसमें ट्राइंगल कितने आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, ये रहा ना भाई आंसर। कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, 19 ट्राइंगल आ रहे हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब आपको ये रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कैसे आएगा। तो सुनिए, कभी भी आपको ऐसा कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन दे और आपसे पूछे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने, सबसे छोटी भुजा का डबल करें, सबसे छोटी भुजा का डबल करें, 1 माइनस कर दें, यही आपका आंसर। ये क्या कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर भाई, है ना। तो सबसे छोटी भुजा का डबल करना है, 1 माइनस करना है। 5 का डबल कितना आएगा, 10 आएगा, 10 में से 1 माइनस कर दें, 9 आपका आंसर आ गया। सर ये तो हर जगह लागू होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। अगले क्वेश्चन में देखो, सबसे छोटी साइड कितनी है, दोनों में 10 है, 10 का डबल कितना आएगा, 20, 20 में से 1 माइनस कर दिया, 19। तो सबसे छोटी भुजा का डबल कर दो और 1 माइनस कर दो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। क्या ये हमेशा काम करेगा, बिल्कुल हमेशा काम करेगा। और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि भाई साइड की 3 साइड दी हुई 14 सेंटीमीटर,
18 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, बताइए कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो सर आपने तरीका बताया था 14 का डबल करें, 14 का डबल कितना आएगा 28, एक माइनस कर दें 27, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, 27 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। तो आई होप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं को दिक्कत नहीं है, आया समझ। अच्छा यही क्वेश्चन किस और तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है वो सुनो आप लोग सभी। ये तो हो गया नंबर ऑफ ट्राइंगल के बारे में, क्या किया था, छोटी वाली साइड का डबल करके एक माइनस किया है। अच्छा रेंज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा था रेंज के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे, यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं 11, 15 और x, तो x की रेंज ज्ञात करें। रेंज यानी उसका परिसर, परास भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, कुछ भी वर्ड एग्जाम में लिखा सकते हैं। x की रेंज ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर क्या होता है काफी सारे स्टूडेंट्स ना ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं। इसके ऑप्शंस में आपको बताता हूँ ऑप्शन किस तरीके से आएंगे। पहला ऑप्शन आपको दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन आपको दिया हुआ है 26। चलिए दूसरा ऑप्शन, x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 26। तीसरा ऑप्शन, x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 26। ऑप्शन नंबर डी, x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 26। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक है। एक ऑप्शन में आपको और देता हूँ 5, आप मुझे बताना 5 में से कौन सा ऑप्शन सही है। भाई ये 5 ऑप्शन है, हो सकता है पांचों में से एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो फटाफट से चेक करो और मुझे बताओ कि इन 5 में से कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। कमेंट्स चलते रहने चाहिए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उससे पता लगता है कि आप लोग सभी कितना अच्छे से बातों को समझ पा रहे हैं। तो इन 5 में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है, तुक्के लगाना है तुक्के लगाओ, कुछ भी बोलना है बोलिए फटाफट से कि इन 5 में से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। क्या क्वेश्चन है कि सिर्फ 3 साइड दी गई है 11, 15, x, तो x की रेंज बताइए, x की परास क्या आएगी। ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो एक काम करते हैं सर, ऑप्शन को बाद में चेक करेंगे, पहले मैं अपने हिसाब से रेंज निकाल लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग परास निकाल लेता हूँ। चलो अपने अकॉर्डिंग रेंज कैसे निकालेंगे, क्या तरीका बताया कि किन्हीं भी दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी तीसरी भुजा इनके एडिशन से छोटी हो जाएगी। तो 11 और 15 का एडिशन कितना आएगा, 26 आएगा। तो x जो है वो 26 से तो छोटा है, x जो है वो 26 से क्या है, छोटा है। इस बात में हमें किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा बड़ा किससे है, इनके अंतर से, क्योंकि अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। पहले भी आपको ये नियम बता चुका इसी क्लास के अंदर। तो 15 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। तो सर x जो है वो 4 से तो बड़ा है और 26 से छोटा है। x 4 से तो बड़ा है और 26 से छोटा है। क्या है, ऐसा ऑप्शन है या नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, x का मान 4 से तो बड़ा है 26 से छोटा है। पर अभी मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहा हूं, और भी कोई ऑप्शन हो सकता है क्या, देखिए फटाफट से। सर x 4 से बड़ा है, इसका मतलब 5 हो सकता है नहीं हो सकता, 4 से बड़ा है ना। अच्छा 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कहाँ तक हो सकते हैं, कहाँ तक हो सकते हैं बताइए, 25 तक हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं 25 तक, क्योंकि फिनिश कहाँ हो रहा है, 26 तो हो रहा है। 26 नहीं होना चाहिए, 26 से छोटा हो सकता है, 26 नहीं होना चाहिए। तो 26 से जस्ट छोटा नंबर कितना आएगा, 25 आएगा। तो x का मान 5 भी पॉसिबल है और x का मान 25 भी पॉसिबल है। तो एक बार 5वें ऑप्शन को देखिएगा, इस ऑप्शन का क्या मतलब है, इस ऑप्शन का मतलब है कि x 5 भी हो सकता है, ये बराबर का साइन है, और ग्रेटर देन है 5 से बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, x का मान 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन सही दिया हुआ है। और यहाँ ये कहना चाह रहा है कि x का मान 25 के बराबर भी हो सकता है और 25 से छोटा भी हो सकता है, ये बात भी सही है। 25 के बराबर भी हो सकता है, 25 से छोटा भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ई भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना जल्दीबाजी में, ये वाला पहला वाला ऑप्शन लगा के मत आ जाना या सेकंड लगा के मत आ जाना। क्या दिक्कत है इनमें भाई, इसमें तो ये दिक्कत है कि ये गलत दिया हुआ है। ये कहना चाह रहे हैं कि x 4 के बराबर भी हो सकता है, 4 से बड़ा भी हो सकता है। नहीं, x 4 के बराबर तो हो ही नहीं सकता ना, x तो हर कंडीशन में 4 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है भाई, दूसरा ऑप्शन कहना चाह रहा है कि x का मान 26 से छोटा या 26 के बराबर हो सकता है। इसने आधी बात तो सही बोली है कि 26 से छोटा है, पर 26 के बराबर हो सकता है, ये बात कतई गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में हम लोग जल्दीबाजी भी रहते हैं, काफ़ी यार ऑप्शंस को ठीक से पढ़ते नहीं है, चीज़ें हमें सारी आती होती हैं, उनका अप्लाई एग्जाम में ठीक से नहीं हो पाता है। तो बातें समझ में आई आप लोगों को, किस तरीके से कोई भी दो भुजाएं देकर के
नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछ सकता है। क्या मेथड था नंबर ऑफ ट्राइंगल का? सर छोटी वाली साइड का डबल करेंगे, एक माइनस कर देंगे, पता लग जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। उसके अलावा आपसे रेंज वाले क्वेश्चन पूछेगा, परास वाले क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सारे क्वेश्चन भी करने में हम लोग सभी कैपेबल है। अब आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल की और किसी प्रॉपर्टी पर, ठीक है। चलिए आगे सुनिएगा। अब आगे ध्यान देना सभी एक बार। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, पहले त्रिभुजों के प्रकार सुने एक बार सभी। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को हम लोग हमेशा दो प्रकार से पढ़ते हैं। त्रिभुजों को दो आधार पर बांटा गया है। किस किस आधार पर? एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों के आधार पर, कोणों के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर। एक तो होता है कोणों के आधार पर, और एक क्या होता है आपका भाई, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर, यही पूरा के पूरा ट्राइंगल कवर किया हुआ है। पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर क्या क्वेश्चन आते हैं ट्राइंगल के, वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा की पूरा डिस्कशन किस पे होगा, भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर ट्राइंगल की क्या क्या खूबी होती है, ये सब बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहले जो एंगल के आधार पर, कोणों के आधार पर जो छोटा सा क्वेश्चन बनता है ट्राइंगल के अंदर, वो बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? ट्राइंगल होते हैं तीन टाइप के। कौन से? फर्स्ट, फर्स्ट जिसे हम लोग बोलेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है सुन लो आप, केवल आपको लिखता है, आपको लगता है कि ये नोट करने वाली बात है तो नोट भी कर लीजिएगा। अभी सुने, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज सर एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों एंगल, तीनों की तीनों एंगल लेस देन 90 होते हैं। ये तीनों की तीनों एंगल क्या होंगे? लेस देन 90 होंगे। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो सारे के सारे एंगल्स अगर 90 से छोटे हैं तो वो किस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा न्यून कोण त्रिभुज को, एक्यूट एंगल ट्राइंगल को। सेकंड क्या होता है भाई? सेकंड होता है सर समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में सभी वाकिफ हैं। मान लीजिए एबीसी को ट्राइंगल है, तो इसका एक एंगल कितने डिग्री मिलेगा आपको? 90 मिलेगा। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 आपको दिया हुआ है, एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो 90 दिया हुआ है तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तीसरा पार्ट क्या होता है भाई? तीसरा पार्ट होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज इसे बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ये क्या होता है? यदि किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 से ज़्यादा है, यदि किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल जो है आपका 90 से ज़्यादा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो ट्राइंगल क्या कहलाएगा भाई? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि जब मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ तो बार बार आपको मैं नहीं बताऊंगा कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण क्या होता है। तो डेफिनेशन स्टार्टिंग के वीडियो में इसीलिए आपको समझाई जा रही है। तो कितने टाइप के ट्राइंगल्स हो गए भाई? तीन टाइप के हो गए। किसके आधार पर? एंगल्स के बेसिस पर। ये जो डिवीजन आप पढ़ रहे हैं किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? एंगल्स के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो पहला कौन सा है? न्यून कोण, यानी कि तीनों की तीनों एंगल क्या है? लेस देन 90 है। सेकंड कौन सा? समकोण, सर एक एंगल 90 है। और थर्ड क्या है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज, एक एंगल इज ग्रेटर देन 90, एक कोण 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एग्जाम में सुनिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। आपको कोई भी तीन साइड दे देगा एबीसी, आपको तीन साइड दे दी, मैंने मान लीजिए दीजिए आपको 5 12 13 दे दिया, 3 4 7 दे दिया, कोई भी आपको तीन साइड्स का ट्रिपलेट आपको दे दिया। फिर आपसे पूछेगा कि तीनों साइडों को देने के बाद बताइए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, कौन सा है? सर एंगल देख के तो हम पहचान सकते हैं कि भाई एंगल अगर तीनों की तीनों थीटा से 90 से छोटे हुए
तो ट्राइंगल जो हो जाएगा वो न्यून कोण हो जाएगा। अगर एंगल 90 हुआ तो राइट एंगल हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। एंगल 90 से बड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। साइड देख के कैसे पहचानेंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 3 पॉइंट जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दो भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ूं और वो तीसरी भुजा से छोटा आए तो ये केस बनता है न्यून कोण के लिए। ये जो केस बनेगा वो बनेगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, न्यून कोण त्रिभुज के लिए। पर यहाँ पर आप लोग अपने मन से ए बी सी किसी को मत मान लेना। ये जो सी होती है ना भाई, ये सी होती है लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा को सी मानिएगा। बाकी दोनों जो भुजाएं बची हुई हैं उनमें से किसी को भी ए माने, किसी को भी बी माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर अकेली भुजा लिखी हुई है ना सी जिसे बोल रहा है, वो क्या है, तीनों ट्रिपलेट में से जो भी सबसे बड़ी भुजा है वो सी कहलाएगी। ठीक है, चलो भाई, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर तो ट्राइंगल क्या कहलाएगा आपका, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। और ये प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस प्रमेय बराबर अगर सी स्क्वायर के आ गया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, समकोण को करेगा। ये रिप्रेजेंट करेगा सर राइट एंगल को, यानी कि समकोण को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये तो सभी जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होती है। अच्छा, तीसरा फिर क्या बच गया भाई, तीसरा बच गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन हो गया सी स्क्वायर, इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल होगा अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो भुजाएं देख करके कैसे पहचान करेंगे, एंगल देख करके तो पहचानना आसान है क्योंकि एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। पर एग्जाम में एंगल दे करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो साइड देके पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए तो थ्योरी को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है आपको आता है तो बिल्कुल क्वेश्चन में कराऊंगा, तब सीधे प्रैक्टिस सेट में ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज बराबर है, समकोण हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। और अगर आपका बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से तो ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक क्वेश्चन करें छोटा सा, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। आपको 3 साइड दी गई है, 3 5 7, ये 3 साइड्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है ट्राइंगल कौन सा है। अच्छा पहले चेक करो क्या ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा, चेक कर लेते हैं। 5 और 3 8, 7 से ज़्यादा आ रहा है, इन दोनों का एडिशन 12 आ रहा है, 3 से बड़ा है। 7 और 3 10, 5 से बड़ा है, डेफिनेटली ट्राइंगल बन रहा है। अंतर देखना चाहे, 2 का अंतर है 7 से छोटा है, 2 का अंतर है 3 से छोटा है, 4 का अंतर है 5 से छोटा है। मैंने आपको बताया था या तो अंतर चेक कर लो या एडिशन चेक कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब अगर ट्राइंगल बन रहा है तो मुझसे पूछा है ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बनेगा, तो मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको सी मान लेना। इसको मैंने सी मान लिया, तो सी का स्क्वायर कितना आएगा 49। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आने वाला है, जल्दी बताइए। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। आप लोग खुद से भी सोल्व करना सीखें। 25 और 9 कितने आने वाला है, 25 और 9 से 34 आएगा। तो 34 जो है वो छोटा है 49 से, यानी कि सर यहाँ पर तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। आया समझ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। वापस चेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितने होते हैं 34 होंगे, 34, जो कि 7 के स्क्वायर यानी 49 से काफ़ी छोटा है। तो 3 4 7 जो ट्रिपलेट्स आपको दिए हुए, जो भुजाएं आपको दी गई हैं, ये भुजाएं किस त्रिभुज की भुजाएं होंगी सर, ये भुजाएं होंगी न्यून कोण की, एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी, न्यून कोण त्रिभुज होंगे। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, अब बताना फटाफट से। ठीक है, आपको क्या करेगा एग्जाम में, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इन चारों में से कौन सी भुजाएं ऐसी हैं जो न्यून कोण त्रिभुज को बनाती हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल को बनाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, जहां पर रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर आ जाए वो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल रिप्रेजेंट करेगा। एक और बता दीजिएगा फटाफट से एक बार, ये बताओ जल्दी बताओ कौन सा ट्राइंगल है, 30 सेकंड से भी कम का टाइम है, 12 24 26, फटाफट चेक कीजिए कौन सा ट्राइंगल है, 12 24 26 कौन सा ट्राइंगल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपका आंसर आए। आया कुछ आंसर, चलिए चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। सर सबसे बड़ी भुजा तो 26 आपने पहली दी हुई है, तो यहाँ तो आ जाएगा 26 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्या आएगा फिर, यहाँ आएगा सर 12 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये स्क्वायर याद है या नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कम से कम 40 तक के स्क्वायर रख लो,
40 तक याद ना हो पाए तो 25 से कम तो स्क्वायर याद करके एग्जाम देने जाना ही मत, लाना था फिर, है ना। 25 से कम के स्क्वायर याद नहीं होने चाहिए। 12 का स्क्वायर आपका 144 आएगा। 24 का स्क्वायर कितना आएगा? 576 आएगा। 26 का बताओ, जल्दी बताओ। 26 का स्क्वायर, 25 का याद है या नहीं? 625। 26 का, 26 का स्क्वायर जल्दी बताइए फटाफट से कितना आएगा? ऐड करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। कर पाओगे क्या? 2-3 और देता हूं मैं आप लोगों को, और देखिएगा। 11, 12, 24, 26 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ दी थी 11, 15, 13। 11, 15, 13, इसको और बताओ। 11, 15, 13, इसको बताइएगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताना है। इसको ऐड कीजिएगा, इसको स्क्वायर निकालना है। 11, 15, 13 में भी स्क्वायर पता होंगे। 11 का स्क्वायर कितना है? 15 कितना है? 13 कितना है? 13 को सी मत मान लेना, कहीं रट लो कि लास्ट वाली भुजा सी होती है। मैंने सी किसको बताया है? लॉन्गेस्ट साइड। 15 अगर आपको दिया हुआ है तो 15 सी का काम करेगा। कर पाएंगे क्या? चलिए, एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको 3 साइड पता है तो आप लोग ये तो पता कर सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूस है, न्यून है, समकोण है या फिर अधिक कोण है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। आगे सुनिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज भाई। अच्छा, देखिए किसी भी ट्राइंगल में एबीसी को ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बेसिक से प्रॉपर्टीज, इनको स्टार बना करके भी नोट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। सपोज कीजिए बीसी भुजा के समानांतर एक भुजा मैंने यहां पर खींची डीई के नाम से। क्या दिया हुआ है कि डीई इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। इसके अलावा एक बात और है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है, ईबी क्या है? मिड पॉइंट है। और आप लोग ये ध्यान रखें कि चाहे पैरेलल आपको दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, आप लोग बस ये वाली डेफिनेशन याद रखें कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सुनना, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, मध्य बिंदु मिड पॉइंट्स, इनको अगर मैं आपस में मिला दूं तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन हमेशा इसके अपोजिट लाइन का हाफ होती है। डी जो होगी वो होगी हाफ ऑफ बीसी। और दूसरी बात, ये भुजा हमेशा सामने वाली भुजा के समानांतर भी होगी, पैरेलल भी होगी, ये बात का भी ध्यान रखें। ये जो साइड होगी वो हमेशा सामने वाली भुजा की क्या होगी? पैरेलल होगी, समानांतर होगी। ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ रही है क्या? मैं रिपीट कर देता हूँ, वापस सुनिएगा। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को, मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन हमेशा सामने वाली भुजा का क्या होगी? सामने वाली भुजा का क्या होगी? जल्दी बताइए। हाफ भी होगी, आधा भी होगी, और उसके समानांतर भी होगी, पैरेलल भी होगी। अच्छा सर, इसी तरीके से तो मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मान लीजिए बीसी भुजा का मिड पॉइंट मैंने एफ मान लिया, ये मैंने मिड पॉइंट मान लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर मैंने डी से एफ को मिलाया। मिला सकते हैं नहीं? मिलाया जा सकता है। तो डी से अगर मैंने एफ को मिलाया तो ये जो डी एफ होगा ये किसके समानांतर होगा? इसके जस्ट अपोजिट साइन ए सी, भुजा ए सी। तो डी एफ जो होगा वो ए सी का हाफ हो जाएगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर कि डी एफ ए सी के पैरेलल होगा, उसके समांतर होगा। ये छोटी सी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है क्या? इन बातों को लिख लिया करें। अगर आपसे मैं बोल रहा हूँ कि जो बातें आपको लगता है आपको नहीं आती, आप लोग भूल चुके हैं, तो नोट्स ही एग्जाम से पहले काम में आने वाला है। अगर आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए किसी भी एग्जाम देने से पहले, तो आधी जंग आप लोग वैसे ही हार चुके हैं। जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी सेलेक्टर्स होते हैं, उनसे बात कीजिएगा, वो हमेशा अपने साथ नोट्स रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या चीज़ें नहीं आती, उनकी वीकनेस क्या है। नोट्स एक्चुअली में क्या है? आपकी वीकनेस है। जो चीज़ आपको नहीं पता वही चीज़ आप लोग नोट्स के रूप में याद करेंगे या लिखेंगे, तो वही वीकनेस एग्जाम से पहले कवर होना जरूरी है। आप लोग बार बार एग्जाम से 1 घंटे पहले यूट्यूब चैनल्स में नहीं भटक सकते। आपके पास जो छोटी सी कॉपी होगी जिसमें आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, वही आपके एग्जाम में हथियार होंगे, वही चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो जो भी आपको चीज़ लग रहा है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास बेसिक है, तो हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें आती भी हों, पर जिन स्टूडेंट्स को ये बातें भी नहीं पता है वो जरूर इन बातों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया? डी से लेके एफ को मिलाया, तो डी एफ सामने वाली भुजा के समानांतर भी होगा, उसका आधा भी होगा, ए सी का आधा भी है, ए सी के पैरेलल भी है। सर फिर एक काम करो ना, एफ और ई को क्यों छोड़ रखा है? इसको भी मिला दीजिए। तो मैंने इसको भी मैच किया, तो ये जो एफ ही भुजा है
एफ ई भुजा किसके समानांतर है, इसके सामने ए बी के, तो बोल सकता हूँ कि जो एफ ई है पैरेलल टू ए बी, और एफ ई जो होगा वो ए बी का हाफ भी हो जाएगा, पैरेलल भी होगा और हाफ भी हो जाएगा। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, एफ ई ए बी का हाफ भी होगा और पैरेलल भी हो जाएगा। तो सर यहाँ पर तो तीन आप लोगों ने साइड बना दी, एक तो साइड डी, एक साइड ई एफ और एक साइड एफ डी। तो तीनों भुजाओं की क्या प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। इसके ऊपर आपको पॉइंट क्या याद रखना है, इसके ऊपर पॉइंट देखिए क्या याद रखेंगे हम लोग सभी। मान लीजिए मैंने ट्राइंगल बनाया यहाँ पर, अच्छा ट्राइंगल के तीनों मिड पॉइंट्स क्या क्या थे, कुछ भी मिड पॉइंट्स हम लोग मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया डी, ये जो पॉइंट है ये ई है, ये पॉइंट आपका एफ है। अब मैंने इन तीनों को आपस में मिला दिया, जैसा कि अभी आपने अलग अलग मिलाया था, अभी मैंने एक साथ मिला दिया। अच्छा इन तीनों को मिलाने के बाद क्या आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये पूरा पोर्शन त्रिभुज का नजर आ रहा है ना, त्रिभुज ही तो है ये। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ। तो आप ध्यान रखें हमेशा कि ट्राइंगल डी ई एफ का जो एरिया आएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा भाई, वो ट्राइंगल ए बी सी के क्षेत्रफल का, ट्राइंगल ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, 1/4 होगा। इसके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जब प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे आपको बताऊंगा किस एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेंट्रल लेवल में भी आते हैं, स्टेट लेवल में भी। जिसको ये बात पता होगी भाई कि अगर मैं मिड पॉइंट से ट्राइंगल को बनाता हूँ, ध्यान रखिएगा कोई भी पॉइंट्स अपने मन से नहीं लिए गए हैं। ये कौन सा पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, मध्य बिंदु हैं। तो अगर मध्य बिंदुओं से मैं अगर ट्राइंगल बनाऊँ त्रिभुज के अंदर, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया निकल के आएगा, जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, वो पूरे ट्राइंगल का कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो डेफिनेशन क्या बनती है, थ्योरी क्या बनती है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, 1/4 होता है, उसका 25% होता है। क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको, क्वेश्चन बोलेगा एक ट्राइंगल ए बी सी में डी एफ त्रिभुज के मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट्स हैं, तीनों को मिलाया गया, मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल डी एफ का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए इस पूरे ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आएगा, ए बी सी का एरिया कितना आएगा, अगर डी एफ का एरिया कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मुझे पता है कि भाई ये तो 1/4 हिस्सा है, 1/4 है। तो अगर ये 18 हो गया तो पूरा ट्राइंगल तो 4 गुना आना चाहिए, बड़ा ट्राइंगल है। तो 18 का 4 गुना कितना आएगा, 18 × 4, 18 चौक कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो आंसर आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का आंसर आ गया। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अगर आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए मध्य बिंदुओं से मिलकर बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा। अब देखो उसने पूरे का ट्राइंगल का एरिया दे दिया 60, पूरे का 60 है, तो इसका 60 थोड़ी ना होगा, इसका तो 1/4 ही होगा, 1/4 होगा। तो 60 का 1/4 कितना आएगा, 60 का 1/4 कितना आएगा, जल्दी बताइए। 60 का 1/4 आएगा सर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई 60 में अगर 4 से भागना हो कितना आएगा, 15 आएगा, 15 चौके 60 होता है। तो आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। क्या प्रॉपर्टी थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो ट्राइंगल बनता है, उसका एरिया पूरे ट्राइंगल के एरिया का कितना होता है, 1/4 होता है। ये भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, हर ट्राइंगल में अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, आगे सुनेगा। एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है समरूपता, जिसे हम लोग बोलते हैं सिमिलैरिटी। समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी। ठीक है, क्या होती है सुनेगा सभी अच्छे से। कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, अभी तो ट्राइंगल चल रहा है टॉपिक आप लोगों का, और ट्राइंगल के अंदर ही सिमिलैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से पूछी जाती है, समरूपता आप लोगों से पूछी जाती है। तो कोई भी दो ट्राइंगल, चलिए पहले दो ट्राइंगल ले लेते हैं एक बार। ये ट्राइंगल नहीं, वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और क्वेश्चंस तो केवल दो के ऊपर ही बनेंगे। ये ले लिया मैंने पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए ना। अच्छा सिमिलर मतलब, वर्ड का मतलब आपको पता है, कोई भी चीज़ सिमिलर है। सिमिलर का मतलब दिखने में एक जैसी है। तो समरूपता का मतलब भी ये होता है कोई भी दो चीज़ जो दिखने में आपको एक जैसी लगे। जैसे कि ताजमहल है,
ताजमहल का जो डमी आता है काफ़ी छोटा होता है, दिखने में ताजमहल जैसा होता है, पर रियल तो नहीं है ना वो दिखने में ताजमहल जैसा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ताजमहल के सिमिलर है। कुतुब मीनार के सिमिलर कोई भी आपने टॉय खरीदा तो वो भी सिमिलरिटी कहलाएगी। तो सिमिलरिटी रियल इमेजेस में तो हम लोग को देखने को मिलती है, पर ट्राइंगल के अंदर जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें सिमिलरिटी की पहचान कैसे होगी। तो आप लोग अच्छे से इस बात को सुने। कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर तभी हो सकते हैं जब उनके तीनों एंगल सेम है। ये मैंने अल्फा ले लिया, ये बीटा ले लिया, ये एंगल मैंने लिया थीटा। क्या बोलते हैं इनको? ये अल्फा है, ये बीटा कहलाता है। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से उनको सबको पता है, और जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकता है उनको ना पता हो कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये थीटा कहलाएगा। ठीक है, इसमें मैंने 3 एंगल ले लिए, ये 3 एंगल है। ठीक है, आप सबसे पहले मुझे बताइए क्या इस दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। सर आप बोल रहे हो कि अल्फा है यहाँ पर भी अल्फा है, थीटा है यहाँ पर भी थीटा है, बीटा है यहाँ पर भी बीटा है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? आपस में सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। तो समरूपता की डेफिनेशन क्या होगी? यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण परस्पर बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। कभी कभी डेफिनेशन में 3 एंगल की जगह 2 एंगल भी बोल देता है कि कम से कम 2 एंगल तो सेम होने चाहिए। तो भाई दोनों बातें सेम है। अगर 2 एंगल सेम हो गए तो तीसरे एंगल को तो ऑटोमेटिकली सेम होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का एडिशन 180 होता है। तो यहाँ पर भी एडिशन 180 है, तो यहाँ पर भी एडिशन 180 है। तो आप इस बात को मॉडिफाई करके ऐसा बोल सकते हो कि त्रिभुज में कम से कम 2 एंगल सेम होने चाहिए। तो अगर 2 एंगल सेम हो गए तो तीसरा झक मार के सेम होने वाला है। तो तीसरे एंगल के बारे में आपको सोचने की बात ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है अगर 2 एंगल सेम हो गए। तो डेफिनेशन ये हो गई है, तीनों एंगल सेम हो चुके हैं। तीनों एंगल सेम हो चुके हैं तो ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। और ये जो साइन है आपका, ये साइन होता है सिमिलैरिटी का, समरूपता का। ये सिंबल आपको जहाँ दिखाई दे जाए, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। तो इसको मैं मैथमेटिक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ये बात अगर आपको लिखी मिले समझ जाना, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के अंदर खासकर आधी से ज़्यादा चीज़ें सिंबल से हमको समझनी होती हैं। आपको हिंदी में डेफिनेशन लिख के नहीं देगा। तो ये हो गया ABC सिमिलर हो गया PQR। चलो सर सिमिलर हो गया तो क्या करें इस बात का? अगर मान लीजिए हमें पता लग भी गया कि 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो क्या कर लेंगे इस चीज़ से? ये चीज़ ज्योमेट्री में कैसे काम में आएगी वो सुनिएगा कि 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो इस चीज़ का हम लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। चलिए वापस से मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, ये PQR, 3 एंगल सेम है ना। तो 3 एंगल मैंने मान लिया अल्फा बीटा थीटा। यहाँ भी 3 एंगल मैंने मान लिया थीटा अल्फा बीटा, कहीं भी अभी कुछ भी मान सकते हैं। सिमिलर है, सिमिलरिटी का साइन लगा दो। प्रूफ किया था भी आपके सामने कि 3 एंगल क्या है? बराबर है, सिमिलर कहलाएंगे। सिमिलरिटी से क्या होता है? कभी भी 2 ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा सेम आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स किसे बोलते हैं? मान लीजिए मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से भुजा ले ली AB। कौन सी साइड ले ली मैंने यहाँ से? मैंने यहाँ से भाई साइड ले ली AB। तो AB के संगत सामने ट्राइंगल PQR में कौन सी भुजा है? काफ़ी लोग क्या करते हैं, नाम के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। सर आपने यहाँ AB लिया तो यहाँ PQ ले लो। भाई अपनी घर की मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको पता करना होगा कि संगत भुजाएं कौन सी होती हैं। तो पता करने का तरीका क्या है? AB किसके सामने है? सर AB थीटा के सामने है। तो यहाँ थीटा के सामने कौन सी भुजा है? देखो फटाफट, यहाँ थीटा के सामने कौन सी साइड है? QR। तो AB के करस्पॉन्डिंग, AB के संगत भुजा कौन सी हो गई? QR हो गई। तो अपने मन से संगत भुजाएं मत लेना। संगत भुजा निकालने का तरीका ये होता है कि थीटा के सामने अगर AB है तो यहाँ थीटा के सामने जो भी भुजा होगी वो AB के करस्पॉन्डिंग होगी, AB के संगत होगी। चलो सर AB का पता लग गया, अब फटाफट से BC के बारे में बताओ। ये देखिए BC की संगत कौन सी होगी, आप खुद बताइए। BC किसके सामने है? सर अल्फा के सामने है। तो यहाँ अल्फा के सामने कौन है? सर अल्फा के सामने यहाँ PR है। तो BC के संगत कौन हो गया? PR हो गया। BC के संगत कौन हो गया? PR हो गया। एक भुजा सर और बची हुई है यहाँ पर AC। तो AC की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताइए फटाफट से, AC किसके सामने है? AC बीटा के सामने है। AC अगर बीटा के सामने है तो यहाँ बीटा के सामने कौन बचा हुआ है? एक ही साइड तो बची हुई है सर, PQ। तो ये PQ हो गया। यानी कि ट्राइंगल में इन तीनों का रेशो जो आएगा वो क्या आएगा? आपस में सेम आएगा। इसे बोलते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। ABC की जो साइड है उसके करस्पॉन्डिंग PQR में जो भी साइड आएंगी
उसके संगत पी क्यू आर में जो भी भुजाएं होंगी वो आपस में क्या होने वाली हैं, बराबर होने वाली हैं। कोई दिक्कत? ये सिमिलरिटी कहलाएगी, ठीक है। तो सिमिलरिटी के अंदर पहली खूबी मैंने क्या बताई, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अगर मैं इनकी ऊंचाइयों की बात करूं, भाई इसकी हाइट मैंने मान ली h1, इसकी हाइट मैंने मान ली h2, तो h1 बराबर h2 भी हो जाएगा, h1 रेशो h2 भी इसके बराबर होगा। ऊंचाइयों का अनुपात भी सेम रहता है। माध्यिकाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा, मीडियंस पढ़ाऊंगा, माध्यिकाओं के अनुपात भी क्या रहता है, सेम रहता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। संगत भुजाओं के अलावा एक बात और होती है, संगत भुजाओं के अलावा एक बात और होती है, वो देखिएगा। अगर इनके क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका मुझे रेशो लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के क्षेत्रफल से। तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे? AB अपॉन QR लिया है मैंने, तो AB अपॉन QR का होल स्क्वायर, AB अपॉन QR का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, या फिर सर BC अपॉन PR ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, यह आ जाएगा BC अपॉन PR का होल स्क्वायर। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उसका स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल का अनुपात आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा कि समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, उनके स्क्वायर के रेशो में होगा। ये वाली बात भी समझ में आ गई। ये दोनों बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैं कंटिन्यू करूंगा सिमिलरिटी को, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग सिमिलरिटी के ऊपर, उसमें काम में आएंगे। तो आज वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री का बहुत बेसिक बताया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स को एडवांस मैथ में दिक्कतें आने वाली हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। और नीचे लिंक के अंदर आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम पे जितना ज़्यादा हो सके ज्वाइन करें उस चैनल को। उस चैनल के ऊपर भी ये वीडियोज़, उसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि वीडियोज़ के अंदर हम लोग नोट्स नहीं दे सकते। तो टेलीग्राम चैनल होगा, अपना ऐप होगा CL Academy ई लर्निंग ऐप, उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए जाएंगे। उन्हीं नोट्स के अंदर ये सब डेफिनेशन जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, वो सारी डेफिनेशन आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगी। तो आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जहाँ पर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा है। आप लोगों को फ्री वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको मिलेगा, जिससे आप लोग पता कर पाएँ कि आपकी खुद की नॉलेज कितनी अच्छी है। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।